नमस्कार प्यारे साथियों। हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता में हमने आ, हड़प्पा सभ्यता की कला प्रारंभ कर दी थी और हड़प्पा सभ्यता की कला में हमने मूर्ति कला में से पत्थर की मूर्तियां पढ़ ली थी और धातु की मूर्तियां पढ़ ली थी, है ना। आज हम उस क्लास से ठीक आगे वाला भाग हम पढ़ेंगे जिसमें हम मरण मूर्तियां देखेंगे। मरण मूर्तियां देखने के बाद हम अगले पोर्शन पे आएंगे, मुहर पढ़ेंगे। मुहर के बाद में हम लिपि, मनके वगैरह हम आगे की बात करेंगे। देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। प्यारे साथियों, मैं बता दूं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो कृपया करके पुरानी क्लासों को जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट यदि आप कला वाले भाग को पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो भी विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो कृपया प्रारंभिक क्लासों को जरूर देखें, ठीक है, ताकि आपको जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आए और बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। और एक बात और बता दूं, जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, क्योंकि आपको जितनी भी सारी इसकी जो सूचना है वो टेलीग्राम चैनल पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आइए सीधा मैं आज हेडिंग जमा देता हूं आज की क्लास की। हड़प्पा सभ्यता की कला हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हड़प्पा सभ्यता की कला, है ना। हड़प्पा सभ्यता की कला पढ़ रहे थे और हड़प्पा सभ्यता की कला में हमने मूर्ति कला के अंतर्गत हमने पाषाण मूर्ति पढ़ ली थी। पाषाण मूर्ति पढ़ ली थी, है ना, और एक धातु मूर्ति पढ़ ली थी। धातु मूर्ति ये भी पढ़ ली थी, ठीक है। दो पोर्शन हमने पढ़ लिए थे विद्यार्थियों। आज तीसरे बिंदु की हम बात करेंगे और वो है मृण मूर्ति कला। मृण मूर्ति कला की हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण है मृण मूर्ति कला, इसको भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें और अच्छे से इसको पढ़ते जाएं। आपको बड़ा ही आनंद आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और आपको सारे सवाल यहीं से देखने को मिल जाएंगे। अपन इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि आप एकदम निश्चिंत होकर आप बस नोट्स बनाते जाएं। मैं जो बोलता हूं उसको अच्छे से सुने, जब मैं लिखता हूं तब आप अच्छे से लिखें और जब मेरी क्लास पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक बार और आप जो उसको तुरंत पढ़ दें, तो इतने में आपका काम जो है काफी अच्छा हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से सप्ताह में एक बार फिर उसको पूरे को पढ़े। जिस प्रकार अपन पूरे सप्ताह में जितनी 7 क्लासें लेते हैं उस मैटर को जितना आप लिख पाते हो उस कंप्लीट मैटर को और एक बार फिर आप सप्ताह में एक बार और पढ़ते जाएं। इस प्रकार से आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप मान के चलिए कि साल भर के अंतर्गत आपका जो इतिहास है वो इतना मजबूत स्थिति में हो जाएगा कि आप अच्छे से अच्छे एग्जाम को आसानी से पास कर लोगे। चाहे नेट हो, JRF हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, स्कूल व्याख्याता, तो आसानी से पास हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, मृण मूर्ति कला में क्या होता है? मृण मूर्ति का मतलब होता है मिट्टी की मूर्ति, है ना। मिट्टी की जो मूर्ति होती थी विद्यार्थियों, उसमें प्रमुख रूप से ये जो मूर्तियां थी वो मिट्टी की बनाई जाती थी, कुछ टेराकोटा की बनाई जाती थी। टेराकोटा अर्थात पकी हुई मिट्टी की बनाई जाती थी, कुछ सेल खड़ी की बनाई जाती थी, तो कुछ मिट्टियों में जो है फेयोंस का भी प्रयोग किया जाता था। फेयोंस क्या होता था? जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज के अंतर्गत कांच का पिसा हुआ चूर्ण मिला दिया जाता था। उस मिश्रण को हम फेयोंस बोलते थे, जो कि बड़ा ही चमकीला होता था, है ना। और उससे क्या होते थे, जो मूर्तियां थी वो चमकदार बन जाती थी, है ना। तो इसलिए मृण मूर्तियों में फेयोंस का भी ये लोग प्रयोग करते थे, ठीक है। एक तो बात थी ये। दूसरी बात मैं बात करूं, ये जो मृण मूर्तियां बनाते थे उसकी जो विधि थी इनकी, वो विधि थी चिकोटी पद्धति या पंच एंड प्रीश्योर विधि। पंच एंड प्रीश्योर विधि के तहत यह मृण मूर्तियों का निर्माण करते थे। और संपूर्ण कला में हड़प्पा सभ्यता की जो संपूर्ण कला है उसमें सर्वाधिक
मृण मूर्ति कला है। मतलब जितनी भी कला का निर्माण इन लोगों ने किया, जैसे पत्थर की मूर्ति बनाई तो पत्थर का जो शिल्प था उसमें जितना काम हुआ, ऐसे ही धातु का शिल्प था उसमें कितना काम हुआ, ऐसे ही मणके बनाए गए तो उसमें कितना काम हुआ। इस हिसाब से यदि देखे जाए तो सर्वाधिक काम जो हुआ वो मृण मूर्ति कला पे हुआ था, है ना। तो शिल्प में सर्वाधिक मृण मूर्ति कला थी, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो विद्यार्थियों मृण मूर्तियों में जो है हमें कई सारी चीजें अन्य भी देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे इन पे कुछ अंकन भी देखने को मिलता है ना, मृण मूर्तियों पे, ठीक है। तो विविध प्रकार की इसकी विशेषताएं रही थी। तो अब हम इसको जितनी विशेषताएं मैंने अभी बोल के सुनाई हैं वो अभी हम लिख देते हैं और फिर आते हैं प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हम बात यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो प्रमुख विशेषताएं क्या थी वो मैं अभी यहाँ पे लिख डालता हूँ, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि ये जो मृण मूर्तियां थी वो टेराकोटा या जो है सेल खड़ी, है ना, फेयोन्स आदि से बनाई जाती थी। तो हम लिखें ये टेराकोटा। टेराकोटा, टेराकोटा होता है मिट्टी को जब हम पका देते हैं ना आग में तो वो टेराकोटा बन जाती है ना, पकी हुई मिट्टी, ठीक है। टेराकोटा, सेल खड़ी, है ना, सेल खड़ी, टेराकोटा, सेल खड़ी। सेल खड़ी को स्टेलेटाइट बोलते हैं, स्टेलेटाइट, स्टेलेटाइट, है ना, स्टेलेटाइट। टेराकोटा, सेल खड़ी, फेयोन्स, फेयोन्स, है ना, फेयोन्स। फेयोन्स क्या होता है, क्वार्ट्ज के अंदर, क्वार्ट्ज, है ना, क्वार्ट्ज प्लस कांच का चूर्ण, क्वार्ट्ज प्लस कांच का चूर्ण, कांच का चूर्ण, ये होता है फेयोन्स, है ना, जो कि काफी चमकदार होता है। और मूर्तियों को चमकदार बनाने के लिए, मूर्ति बनाए या मोहर बनाए, जो भी ये चीज बनाते थे, यदि उसको चमकदार बनाना है तो ये फेयोन्स का प्रयोग करते थे, है ना, फेयोन्स का प्रयोग करते थे। तो ये टेराकोटा, सेल खड़ी, फेयोन्स आदि से बनाई जाती थी, आदि से बनाई जाती थी, है ना, आदि से बनाई जाती थी। क्या, जो मृण मूर्तियां थी वो, ठीक है, टेराकोटा, सेल खड़ी, फेयोन्स आदि से बनाई जाती थी। इसके अलावा हम बात करें किस पद्धति से बनाई जाती थी, तो हम यहाँ पे लिखे हैं, यहां से लिखूंगा मैं, मृण मूर्तियों का निर्माण, मृण मूर्तियों का निर्माण, मृण मूर्तियों का निर्माण पंच एंड, पंच क्या, पिंच है, PINCH, पिंच एंड प्रीश्योर पद्धति, है ना, PREOSURE, प्रीश्योर, है ना, पंच एंड प्रीश्योर अर्थात चिकोटी पद्धति, है ना, ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूं चिकोटी, है ना, चिकोटी पद्धति द्वारा बनाई जाती थी, ठीक है प्यारे साथियों। पिंच एंड प्रीश्योर पद्धति द्वारा या चिकोटी पद्धति द्वारा यह मूर्तियां जो थी बनाई जाती थी, ठीक है। मूर्ति कला में यानी कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्प में सर्वाधिक शिल्प जो था वो मृण मूर्तियों का ही था, है ना, सर्वाधिक शिल्प किसका था, मृण मूर्तियों का ही था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस संपूर्ण सभ्यता में, इस संपूर्ण सभ्यता में सर्वाधिक शिल्प, है ना, सर्वाधिक शिल्प मृण मूर्तियों का था, मृण मूर्तियों का था, ठीक है। सर्वाधिक शिल्प किसका था,
मृण मूर्तियों का था। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इन्होंने जो जितना भी शिल्प का कार्य किया, यानी कि मुहर बनाई, मन के बनाए या मृदभांड बनाए, बर्तन बनाए, धातु के बनाए, पत्थर के बनाए या मिट्टी के बनाए, उन सब में सर्वाधिक संख्या में क्या थे, मिट्टी की मूर्तियां थी, है ना, ये बात है इसमें, है ना। तो इस संपूर्ण सभ्यता में सर्वाधिक शिल्प किसका था, मृण मूर्तियों का था। विशेष रूप से ध्यान रखना, कई बार ये लाइन आती है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइन सही है या कौन सी गलत है, उसमें ये डाल देते हैं कि संपूर्ण सभ्यता में सर्वाधिक शिल्प जो था वो यहाँ पे डाल सकते हैं कि कांस्य मूर्तियों का था, है ना। तो विद्यार्थी कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हो सकता है कि कांस्य का होगा क्योंकि यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, है ना। तो इस प्रकार से है जो हम अनुमान लगा के और उस लाइन को सही कर देंगे, लेकिन वो लाइन गलत होगी, क्योंकि सर्वाधिक शिल्प किसका था, मृण मूर्तियों का था, कांस्य मूर्तियों का नहीं था। ध्यान रखना, कांस्य मूर्ति डाल सकते हैं, ताम्र मूर्ति डाल सकते हैं, वो तो गलत करने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं, हमें कंफ्यूजन करने के लिए कुछ ऐसा फैक्ट डाल सकते हैं कि वो हमें सही लगे, लेकिन वो गलत होगा, है ना। तो इस प्रकार से आप थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें इसको, है ना। इसके अलावा हम बात करें साथियों, मृण मूर्तियों में जो सर्वाधिक मूर्तियां थी वो संख्या में पशुओं की अधिक थी और मानव की कम बनाई गई थी, है ना। मृण मूर्तियां संख्या में पशुओं की तो अधिक बनाई गई थी और मानव की कम बनाई गई थी, ठीक है। तो ये बात और हम लिखेंगे यहाँ पे, मृण मूर्तियों में सर्वाधिक मृण मूर्तियां पशुओं की बनाई गई तथा मानव की कम बनाई गई। मानव की जो मृण मूर्तियां थी वो कम बनाई गई संख्या में, बजाय पशुओं की, यानी कि पशुओं की जो मृण मूर्तियां थी वो संख्या में अधिक बनाई गई। और मानव की जितनी भी मूर्तियां बनाई गई थी उन मूर्तियों में अधिक संख्या में मूर्ति स्त्रियों की बनाई, कम संख्या में पुरुष की बनाई, ठीक है। अर्थात मैं यहां पे लिख सकता हूं कि अलग से हम एक हेडिंग डाल सकते हैं, अलग से एक बिंदु ले सकते हैं कि मानव की बनाई गई मूर्तियों में मानव की बनाई गई मूर्तियों में सर्वाधिक क्या लिखेंगे, अधिक लिखेंगे। मानव की बनाई गई मूर्तियों में अधिक मूर्तियां स्त्री की व पुरुष की कम बनाई गई थी, पुरुष की कम बनाई गई थी, ठीक है प्यारे साथियों। मानव की जितनी भी मूर्तियां बनी उसमें स्त्री की अधिक और पुरुष की कम बनाई गई थी। तो ये थी बेसिक कुछ बातें मृण मूर्तियों में जो हमने प्यारे विद्यार्थियों जानी। यहाँ से कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं, ऐसे सवाल आ जाते हैं कि मानव की जितनी भी मूर्तियां बनाई गई उसमें स्त्रियों की मृण मूर्तियां तो कम थी, पुरुष की मृण मूर्तियां अधिक थी। इस प्रकार से सवाल आ जाएगा तो आप उसको जो है सही मत मानना, ठीक है। जो सही क्या है, ये है कि स्त्री की तो मृण मूर्तियां अधिक थी और पुरुष की मृण मूर्तियां कम थी, ठीक है। जबकि हम देखते हैं स्त्रियों की जो मूर्तियां, यहाँ पे जो मानव की मूर्तियां बनाई गई मृण मूर्तियां वो कला की दृष्टि से थोड़ी निकृष्ट थी, जबकि पत्थर की जो मृण मूर्तियां थी वो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट थी, है ना। यही बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। मानव की मृण मूर्तियां कला की दृष्टि से
की दृष्टि से, कला की दृष्टि से कला की दृष्टि से भद्दी थी, कला की दृष्टि से भद्दी थी, जबकि जबकि पत्थर की मानव मूर्तियां, पत्थर की मानव मूर्तियां, पत्थर की मानव मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से अच्छी थी, कलात्मक रूप में अच्छी थी, कलात्मक रूप में अच्छी थी। ठीक है, कलात्मक रूप में अच्छी थी। देखो, पत्थर की जो मूर्तियां थी वो कला की दृष्टि से अच्छी थी, जबकि मृण मूर्तियां कला की दृष्टि से भद्दी थी। संख्या की बात करें तो मृण मूर्तियां संख्या में अधिक थी, पाषाण मूर्तियां संख्या में कम थी, है ना। पाषाण की मूर्तियां जैसे हमको मोहनजोदड़ो से 12 और हड़प्पा से 2 मिली, उसके अलावा कुछ और मिली थी, है ना, एक दो, जैसे धौलावीरा से मिली थी, बनावली से मिली थी, बस यही मिली। पत्थर की मूर्तियां ज्यादा नहीं थी, लेकिन कला की दृष्टि से अच्छी थी पत्थर की मूर्तियां। लेकिन मृण मूर्तियां कला की दृष्टि से हल्की और संख्या में अधिक थी। ठीक है, तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से ध्यान रखें इन दोनों पॉइंटों को। यहां से दोनों क्या, ये पूरे ही पॉइंट एकदम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहां से जो लाइन देकर जो सवाल बनाए जाते हैं ना, बहुत अच्छे सवाल बनाए जाते हैं। नेट और प्रोफेसर जैसे एग्जाम में बहुत अच्छे सवाल बनाए जाते हैं, है ना, तो जरूर ध्यान रखें। स्कूल वाक्यता में तो क्या है कि ऐसा फैक्चुअल वन लाइनर प्रश्न ज्यादा करते हैं, वन लाइनर, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट में क्या होता है कि 4-4 लाइनें देखते हैं, फिर उसमें नीचे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइनें सही हैं, फिर ऑप्शन देंगे 1 2 3 2 3 1 1 2 4 1 2 4 1 2 3 4, इस प्रकार से ऑप्शन देते हैं वो लोग, है ना। फिर उसमें से हमको एक ऑप्शन छांटना होता है। इस प्रकार का बहुत बेहतरीन लेवल का जो सवाल बनता है ना, वो नेट में और प्रोफेसर जैसे एग्जाम में इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं वहां से बनता है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखें, ये कंसेप्ट है, इनको बढ़िया से तैयार रखें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी थी। ठीक है, प्रमुख मूर्तियां मैं यहाँ पे है लगाऊं, प्रमुख मूर्तियां, है ना, प्रमुख मूर्तियां। ठीक है, प्रमुख मूर्तियों में प्यारे साथियों, प्रमुख मूर्तियां इसमें जो है हम 1 नंबर पे डाल सकते हैं स्त्री व पुरुष की मूर्तियां, है ना, स्त्री व पुरुष की मूर्तियां, स्त्री व पुरुष की मूर्तियां। ठीक है, स्त्री व पुरुष की मूर्तियां। ठीक है, स्त्री व पुरुष की मूर्तियों में हम देखते हैं प्यारे साथियों, तो हम ये पाते हैं कि एक तो हमें नौशेरा से मूर्ति मिलती है, एक स्त्री की जिस पर सिंदूर लगा हुआ मिलता है ना। एक हमें बलूचिस्तान से मूर्ति मिलती है ना, बलूचिस्तान से एक मूर्ति मिलती है। बलूचिस्तान से जो मूर्ति मिलती है वो रौद्र रूप में मिलती है। इसको हमने हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन में भी देखा है, आपको याद हो तो, है ना। बलूचिस्तान की जौब संस्कृति से हमें नारी की जो है, मातृ देवी की जो है, हमें रौद्र रूप में प्रतिमा मिलती है। इस प्रकार से हमने वहां पे लिखा है एक बात। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हैं, जैसे स्त्री की जो यहाँ पे मूर्तियां मिलती थी वो हमें कमर से और घुटने तक तो कपड़े पहने हुए मिलती हैं, लेकिन बाकी उसका पूरा शरीर नग्न है ना, एक बात तो ये है। और उसके सिर पे जो बाल हैं उनके ऊपर एक पंखाकार शिरोभूषण पहना हुआ है। ये 2 इसकी विशेषताएं भी मिलती हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा इसकी क्या विशेषताएं थी। देखिए, स्त्री जो मूर्तियां थी उनकी क्या विशेषताएं थी, तो मैं यहाँ पे लिखूं कि लगभग सभी मूर्तियां, लगभग स्त्री की सभी मूर्तियां, स्त्री की सभी मूर्तियां नग्न अवस्था में हैं, नग्न अवस्था में हैं, नग्न अवस्था में हैं, केवल कमर से घुटने तक, कमर से घुटने तक कपड़े पहने हैं,
कपड़े पहने हैं, है ना। एक बात तो हो गई है, कमर से घुटने तक ही कपड़े हैं, बाकी शरीर पूरा नग्न है। एक तो बात हो गई है। दूसरी बात, सिर पे पंखाकार शिरोभूषण पहना हुआ है ना। सिर पर पंखाकार शिरोभूषण पहना हुआ है ना, पहने हुए है ना, पहने हुए है। और सभी ये भद्दी हैं देखने में, है ना। भद्दी तो हमने वहां पे लिखी ली, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, भद्दी हैं, है ना, भद्दी हैं। अब देखिए कहां कहां से मिली हैं, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो हम लिख सकते हैं प्रमुख मूर्तियां, प्रमुख मूर्तियां। ये तो इसकी विशेषताएं थी दो, है ना। प्रमुख मूर्तियों में हम लिखें तो हम लिख सकते हैं एक नंबर पे कि नौशेरा से एक मृण मूर्ति मिली, नौशेरा से एक मृण मूर्ति मिली, जिस पर सिंदूर लगा हुआ है, जिस पर सिंदूर लगा हुआ है। ठीक है, ये बात भी हमने आपको एक जगह मैंने लिखाया है कि सिंदूर के साक्ष्य कहां से मिले हैं। जब हमने इनके जो महिला की स्थिति हम पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने देखा था कि इन्हें जो है कॉस्मेटिक सामग्री का ये खूब इस्तेमाल करते थे। उसमें सिंदूर के साक्ष्य नौशेरा से मैंने लिखाए हैं, नौशेरा से, है ना। ये मैं से को थोड़ा ठीक लिख देता हूं, नौशेरा से मैंने आपको सिंदूर के साक्ष्य लिखाए थे। वो सिंदूर के साक्ष्य इस मृण मूर्ति के ऊपर लगे हुए मिले हैं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी बात मैंने बलूचिस्तान में से जो रौद्र नारी की मूर्ति मिली है, वो भी मैंने लिखाया हुआ है ना। तो वो भी मृण मूर्ति की थी, है ना। बलूचिस्तान से मृण मूर्ति के रूप में रौद्र नारी मिली है, रौद्र नारी मिली है ना, रौद्र नारी मिली है। ठीक है, नौशेरा से मृण मूर्ति मिली जिस पर सिंदूर लगा है, बलूचिस्तान से मृण मूर्ति के रूप में रौद्र नारी मिली है। ठीक है, इसके अलावा मोहनजोदड़ो से भी हमें एक मृण मूर्ति मिली है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से भी हमें एक जो है मृण मूर्ति जो है मिली है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ मोहनजोदड़ो से भी मृण मूर्ति मिली है। ठीक है, मृण मूर्ति मिली है, मोहनजोदड़ो से भी मृण मूर्ति मिली है। ठीक है, तो ये थी प्यारे साथियों स्त्री व पुरुषों की प्रमुख मृण मूर्तियां, ये हमने देखी। इसके अलावा हमें कुछ पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां भी देखने को मिलती हैं, तो उनकी क्या विशेषताएं हैं और कहां से वो हमें देखने को मिलती हैं, वो हम पढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। आप इसे उतारिए, तब तक मैं साइड में हो जाता हूं। आप इसको अच्छे से उतारिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ठीक है, आप पॉज करके उतारना, मैं इसको मिटा रहा हूं। और आप अगली हेडिंग यहाँ पे जो 1 नंबर हेडिंग डाली थी स्त्री व पुरुष की मूर्तियां, अब इसी क्रम में दूसरी हेडिंग डालिए पक्षी व पशुओं की मृण मूर्तियां। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो आप डालिए दूसरी हेडिंग पक्षी व पशुओं की मृण मूर्तियां। देखिए प्यारे साथियों, पक्षी व पशुओं की मृण मूर्तियों में जो सर्वाधिक मूर्तियां मिलती हैं, खासकर पशुओं में सर्वाधिक मूर्तियां जो मिलती हैं, वो एक सरंगी बैल जो था, एक सरंगी बैल उसकी मिलती हैं। और पक्षियों में सर्वाधिक जो मूर्ति मिलती हैं वो गौरैया की मिलती हैं, गौरैया की, ध्यान रखना, है ना। और पशु पक्षियों की जो मूर्तियां थी वो अंदर से खोखली हुआ करती थी, जबकि पुरुष की यानी कि मानव की जो मूर्तियां होती थी वो अंदर से ठोस हुआ करती थी।
ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। देखिए मैं यहाँ पे सेकंड नंबर डाल रहा हूं और उसमें लिखेंगे हम पशु पक्षी की मूर्तियां, पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां, है ना, मृण मूर्तियां, पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां। इसमें हम प्यारे साथियों देखेंगे कि जैसी अभी मैंने आपको विशेषताएं बोल के बताई वही हम लिखेंगे यहाँ पे। जैसे पशुओं की मृण मूर्तियों में, पशुओं की मृण मूर्तियों में, मृण मूर्तियों में सर्वाधिक, पशुओं की मृण मूर्तियों में सर्वाधिक एक श्रृंगी बैल की बनाई गई थी, एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल की बनाई गई थी, एक श्रृंगी बैल की बनाई गई थी। ठीक है, पशुओं में तो सर्वाधिक मृण मूर्तियां किसकी बनी, एक श्रृंगी बैल की बनी। ठीक है, पक्षियों में सर्वाधिक मृण मूर्तियां बनी वो गोरैया की बनी थी, गोरैया की, है ना, विशेष रूप से ध्यान रखना। गोरैया को हम अक्सर जानवर मान लेते हैं, पशु मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गोरैया एक पक्षी हुआ करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखें, पक्षियों में, पक्षियों में सर्वाधिक मृण मूर्तियां, सर्वाधिक मृण मूर्तियां, पक्षियों में सर्वाधिक मृण मूर्तियां गोरैया की बनाई गई थी, है ना, गोरैया, गोरैया की बनाई गई थी, गोरैया की बनाई गई थी। ठीक है, पक्षियों में सर्वाधिक मृण मूर्तियां गोरैया की बनाई गई थी, एक बात हो गई है। और पशु पक्षियों की जितनी भी मूर्तियां थी वो अंदर से खोखली होती थी, जबकि मानव की जो मूर्तियां होती थी वो अंदर से ठोस होती थी, है ना, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। पशु पक्षियों की, पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां, पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां अंदर से ठोस होती थी, अंदर से ठोस होती थी, जबकि मानव मूर्तियां, मानव मृण मूर्तियां, जबकि मानव मृण मूर्तियां अंदर से पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां अंदर से खोखली होती थी। सॉरी, अभी तो गलत हो जाता मामला। देखो बोल क्या रहा हूं, बोल लगभग शायद सही रहा हूं, है ना, लेकिन लिखने में गलती हो रही है ना। पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां अंदर से खोखली होती थी, खोखली या पोली हम बोल सकते हैं। सॉरी सॉरी, पशु पक्षियों की मृण मूर्तियां अंदर से खोखली होती थी, जबकि मानव मृण मूर्तियां अंदर से, मानव मृण मूर्तियां अंदर से ठोस होती थी, है ना, ठोस होती थी। ठीक है, ये था प्यारे विद्यार्थियों इनके बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक बेसिक विशेषताएं थी पशु पक्षियों की मृण मूर्तियों की। अब देखिए लोथल से हमें जो है घड़ियाल की, कछुए की और मछली की मृण मूर्तियां मिली हैं लोथल से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा लोथल से, लोथल से सॉरी, लोथल से घड़ियाल, लोथल से घड़ियाल, कछुआ, लोथल से घड़ियाल, कछुआ व मछली, मछली की मृण मूर्तियां, मछली की मृण मूर्तियां मिली हैं, मिली हैं। ठीक है, लोथल से घड़ियाल, कछुआ व मछली की मृण मूर्तियां मिली हैं।
इसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो से भी कुछ मृण मूर्तियां जो हैं मिली हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, मोहनजोदड़ो से भी कुछ मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों, मूर्ति कला जो थी वो हमारी यहाँ पे पूरी होती है। काफी गहराई में जाके और हमने मूर्ति कला को देखा है। हमने देखो कितना मैंने है जो सरलीकरण करने का यहाँ पे प्रयास किया है। पहले तो मूर्ति कला को 3 भागों में बांटा, एक पत्थर की मूर्ति बांटा, एक धातु की मूर्ति बांटा, एक मृण मूर्ति बांटा। पत्थर की मूर्तियों में भी हमने अलग अलग से है जो बांट के उनको पढ़ी, है ना, कहाँ से वो प्रमुख रूप से मिली है। धातु की मूर्तियों में भी हमने अलग अलग से बांटा है ना। धातु की मूर्तियों को तो हमने और 2 भागों में बांटा, जैसे तांबे की अलग थी और कांसे की अलग थी, है ना, इस प्रकार से बांटा। ऐसे ही मृण मूर्तियों को भी हमने है जो पशु पक्षियों की अलग हमने पढ़ ली, मानव की अलग पढ़ ली। मानव की मूर्तियों की क्या विशेषता थी, पशु पक्षियों की मूर्तियों की क्या विशेषता थी, कॉमन इन सब की क्या विशेषता थी, है ना। तो कितना हमने डिवाइडेशन करते हुए और हमने पढ़ा है। आप एक जगह आप है जो इसको लिख के, जैसे मैं डायग्राम बनाता हूँ मूर्ति कला, फिर उसमें है जो पाषाण मूर्ति, फिर धातु मूर्ति, फिर मृण मूर्ति, इस प्रकार से आप लिख के और एक पन्ने में इसको सेट कर देना और विशेषताओं को आप अलग से पढ़ते रहना। और जो फैक्चुअल मामला है, फैक्ट जो है, उनको एक पन्ने में सेट कर देना, ताकि लास्ट में रिवीजन करने में आपको बहुत आसानी होगी। एक पन्ना देखा और एग्जाम देने चले गए, सारे सवाल सही हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। इस प्रकार से आप पढ़ोगे तो आपके सारे सवाल सही होंगे और आपको एग्जाम हॉल में जिस दिन बैठोगे एग्जाम दोगे ना, उस दिन आपको सीधी ये लाइनें याद आएंगी, सीधी ये लाइन आपके दिमाग में ऐसे कैसे याद आएंगी कि यार वास्तव में ये पेपर में ऐसे कैसे छपी हुई है। ठीक है, तो आप पूरे विश्वास के साथ पढ़ना, आप यकीन मानोगे, मतलब ऐसे कैसे चीजें कैसे मिल रही हैं, आप खुद चौंक जाओगे, है ना। क्योंकि इतनी गहराई में हम पढ़ रहे हैं तो सवाल बाहर जाएगा ही नहीं, आप मान के चलिए। आप खुद सोचिए, इस गति से हम चल रहे हैं तो कितने सारी क्लासें बनी, कम से कम 600 के समथिंग क्लास, 600-700 के समथिंग क्लास, 600 और 700 के बीच में जो है आपके स्कूल वाक्यता की क्लासें बनेगी। और हमारा कोर्स जो होगा करीब मान के चलिए कि अप्रैल तक अपना कोर्स हो पाएगा, है ना, अप्रैल 2025 तक, क्योंकि एग्जाम तो अपनी अगस्त से पहले होगी नहीं स्कूल वाक्यता की। तो अप्रैल तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद अप्रैल से मई, जून, जुलाई और अगस्त, लगभग 3 महीने हमको जो है रिवीजन के अच्छे से मिल जाएंगे। और हैंड रिटन नोट्स यदि आपने एक बार प्रत्येक बिंदु के बना दिए ना, तो 3 महीने में आप कम से कम 3 बार रिवीजन मार दोगे। और उससे पहले अपन है जो 3-4 बार ऐसे मार देंगे, तो कम से कम 6-7 बार रिवीजन हो जाएगा। 6-7 बार रिवीजन में अपना काम बढ़िया से हो जाएगा, अच्छे से हम सिलेक्शन ले लेंगे। और यदि यहाँ से आए हुए सवाल गलत नहीं हुए ना, वहां पे एग्जाम में गलती नहीं हुई, तो हम रैंक भी अच्छी पाएंगे, ये तय बात मानना आप। जिनको भी मेरी बात में विश्वास है ना, तो वो वास्तव में वो टॉप रैंक करेंगे। ये आप है ना लोह की लकीर मानना इस बात को। मैं बताऊंगा एग्जाम के बाद, तो मैं बताऊंगा ही, विथ प्रूफ बताऊंगा, लेकिन अभी आप विश्वास कर लोगे तो सिलेक्शन पा जाओगे। विश्वास नहीं करोगे, किताबों में फंसोगे ना, तो फिर इतना ज्यादा मैटर हो जाएगा कि आप न तो किताबें पढ़ पाओगे, न ये मैटर याद कर पाओगे, फंस जाओगे मैटर के जाल में। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये जो हमारा था मूर्ति कला पहला भाग, शिल्प कला हम हड़प्पा सभ्यता की कला पढ़ रहे थे, उसमें पहला भाग हमने मूर्ति कला पढ़ लिया। दूसरे भाग पे आते हैं मोहर पे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसे उतारिए और हम दूसरे भाग पे आते हैं मोहर पे। ठीक है, देखिए साथियों, मोहर हमें यहाँ से खूब सारी मोहरें मिली हैं और मोहरों में भी कई प्रकार की मोहरें थी, विभिन्न प्रकार से बनाई जाती थी, है ना। चौकोर मोहरें अधिकांशतः लगभग चौकोर मोहरें ही मिली हैं। तो मोहरों के बारे में हम पढ़ेंगे अभी, मोहरें, है ना, मोहरें। तो ये हमारा दूसरा बिंदु होगा। पहला बिंदु हमने मूर्ति कला पढ़ा था, दूसरा हमारा हो जाएगा मोहरें। मोहरों को हम सील भी बोलते हैं, सील, है ना, सील। अब इनके बारे में एक बेसिक बात मैं आपको बता दूं कि आखिर मोहर क्या होती थी, किस काम में आती थी, कैसे बनाई जाती थी, क्या इनका उपयोग था। देखिए, मोहर जो होती है ना, वो उसको सील भी बोलते हैं, मोहर भी बोलते हैं। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कोई भी अधिकारी होता है तो वो अपने सिग्नेचर के साथ मोहर जरूर लगाता है ना। क्यों लगाता है? क्योंकि वो मोहर प्रमाण होती है कि ये फला अधिकारी के ही सिग्नेचर हैं।
अपने सिग्नेचर की प्रमाणिकता के लिए वो मोहर लगाता है ना। या मोहर कहाँ लगाता है, जहां पर उसने अपना काम किया है, अपना काम जिस पन्ने पे किया है उसी पन्ने पे वो सिग्नेचर करके और मोहर लगाता है कि ये काम मेरा है। यानी कि खुद की पहचान के लिए और मोहर या सील लगाई जाती है। उसी प्रकार हड़प्पा वासी भी क्या करते थे, व्यापारिक गतिविधियों में और मुहर का उपयोग करते थे। कैसे करते थे, जैसे मान लो मेरे पास कोई भी सामान है और मैं उसको बेच रहा हूं, किसी और व्यक्ति के पास वो माल जा रहा है, मेरे शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जा रहा है, तो सामने वाले को क्या पता होगा कि ये माल मेरा ही है। इस बात की प्रमाणिकता के लिए वो लोग मोहर बनाते थे और उसका ठप्पा लगाकर भेजते थे कि ये मोहर मेरी है और इस मोहर वाला माल यदि आपके पास आता है तो वो माल मेरा है, अन्यथा वो माल किसी और का होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मोहर का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में करते थे। व्यापारिक गतिविधियों में भी मुख्य रूप से आयात निर्यात में करते थे। एक बात तो हुई है। दूसरी बात, ये मुहर का इस्तेमाल अपने सामान की सुरक्षा के लिए भी करते थे, है ना। सामान की सुरक्षा के लिए, सामान की सुरक्षा के लिए कैसे करते थे, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी है या कोई भी पैकेट है या कोई बोरा है, उसमें आपने माल भर दिया अंदर से और ऊपर से उसको सील करके और जहां से वो खुलेगा वहां पे आपने सील लगा दी, है ना। अब यदि रास्ते में उस माल को खोला जाता है और उसमें से सामग्री निकाली जाती है तो वो सील टूटी हुई मिलेगी। सॉरी सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, गला बैठा पड़ा है वापस। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कोई भी सामान पैक करके हमने भेजा, उसके ऊपर मोहर लगा के वो भेज देते थे। अब यदि रास्ते में वो उस सामान से यदि उस माल से उस जो पैकेट था उससे यदि माल निकाला जाता है तो वो मोहर जो है वो टूट जाएगी, वो सील टूट जाएगी, बिखर जाएगी, है ना। और सामने वाले को, जो ग्राही है, जो रिसीवर है, उसे पता चल जाएगा कि माल जितना था उतना नहीं आया है और ये सील टूटी हुई है। तो इस प्रकार से वो अपने आयात निर्यात में और अपनी सामग्री की सुरक्षा के लिए सील या मुहर का उपयोग करते थे। ठीक है प्यारे साथियों, एक बात तो हो गई है। अब मुहर जो होती थी ना, वो इसके ऊपर, मुहर के ऊपर भी ये चिन्ह बना के रखते थे, है ना। जैसे पशु का, पक्षी का और वनस्पति का हम देखते हैं कि सर्वाधिक चित्रण जो हुआ है मुहर के ऊपर वो पीपल वृक्ष का हुआ है और दूसरे नंबर पे जो हुआ है वो यूनिकॉर्न का हुआ है। यूनिकॉर्न मतलब एक श्रृंगी बैल का हुआ है ना। तो इस प्रकार से ये मुहरें जो है अंकन भी किया जाता था और अंकन जो किया जाता था वो एक राजमुद्रांक होता था, उसके द्वारा इस पर ठप्पा लगा के और इस पर मुहर बना, चिन्ह बना दिए जाते थे राजमुद्रांक के द्वारा। ऐसे राजमुद्रांक जो हमको हैं मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, है ना। और ये जो मुहरें होती थी वो सैल खड़ी की बनाई जाती थी, कहीं पत्थर की भी बनाई जाती थी, है ना। तो ये धातु की भी मिली है, चांदी की हमें मोहनजोदड़ो से मुहर मिली है ना। तांबे की भी हमें मिलती हैं, तांबे की भी हमें जो मोहर हैं वो मिलती हैं। ठीक है, तो चौकोर ये बनाई जाती थी, है ना, चौकोर बनाई जाती थी। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी प्यारे साथियों। मैं यहाँ पे इनकी विशेषताओं को बिंदु बाय बिंदु लिख देता हूँ ताकि आप है जो उसको लिख सको, अच्छे नोट्स बना सको और बार बार रिवीजन कर सको और इन चीज़ों को स्थायित्व प्रदान आपके मस्तिष्क में कर सको। ठीक है विद्यार्थियों, तो आते हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे क्या लिखेंगे, मुहरें या सीलें। इनका उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में होता था। इनका उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में होता था, है ना। अब व्यापारिक गतिविधियां कौन कौन सी थी, जैसे आयात निर्यात में और सामग्री की सुरक्षा हेतु, है ना। जैसे आयात
आयात निर्यात में, आयात निर्यात में, व सामग्री की सुरक्षा में, व सामग्री की सुरक्षा में, है ना, सामग्री की सुरक्षा हेतु लिख सकते हैं हम, है ना। अब सामग्री की सुरक्षा हेतु कैसे, आयात निर्यात में कैसे, ये बात मैंने अभी बोल के बता दी है, फिर से दोहरान करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। अब हम बात करें दूसरी कि ये जो मोहरें होती थी, इन मोहरों के ऊपर कुछ लेख भी होते थे, है ना। इन मोहरों के ऊपर कुछ लेख भी होते थे। हमें पता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी सर्वाधिक जानकारी हमें मोहरों से ही मिलती है ना। तो हम ये बात लिखेंगे यहाँ पे कि मोहरों पर कुछ लेख भी होते थे, कुछ लेख भी लिखे होते थे, लेख भी लिखे होते थे, लेख भी लिखे होते थे। हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा लिपि लिखेंगे हम, हड़प्पा लिपि की सर्वाधिक जानकारी, हड़प्पा लिपि की सर्वाधिक जानकारी मुहरों से ही मिलती है। हड़प्पा लिपि की सर्वाधिक जानकारी मुहरों से ही मिलती है, ठीक है। हड़प्पा लिपि की सर्वाधिक जानकारी कहां से मिलती है, मुहरों से ही मिलती है। ये बात भी आपको मैंने पहले लिखाई हुई है और फिर लिखा रहा हूं, अच्छे से याद रखना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि इनके ऊपर कुछ जो है चित्रांकन भी किया जाता था और वो चित्रांकन राजमुद्रांक से किया जाता था, है ना। हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे मुहरों के ऊपर, मुहरों के ऊपर कुछ चित्रांकन भी किया जाता था, मुहरों के ऊपर कुछ चित्रांकन भी किया जाता था। यह चित्रांकन राजमुद्रांक की सहायता से किया जाता था, है ना। यह चित्रांकन राजमुद्रांक की सहायता से किया जाता था, है ना, किया जाता था। राजमुद्रांक की सहायता से इन मुहरों के ऊपर या सील के ऊपर चित्रांकन कर दिया जाता था। किसका चित्रांकन, जैसे कोई पशु बना दिया, कोई पक्षी बना दिया, कोई वनस्पति बना दिया, है ना, वनस्पति का चित्र बना दिया, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार की मुहर, जैसे हमें एक मुहर ऐसी मिली है जिसके ऊपर नाव का अंकन है, वो हमें मोहनजोदड़ो और लोथल से मिली है ना। नरसिंह की आकृति बना दी गई है मुहर के ऊपर, ऐसी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है ना। और हम बात करें तो हमें गरुड़ और जो है गरुड़ और दो सर्प की आकृति बनी हुई है, ऐसी मुहर हमें हड़प्पा से मिली है ना। तो इस प्रकार की हमें जैसे जो पशुपति प्रकार की जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से मिली है ना। एक वृषभ का अंकन वाली बेलनाकार मुहर है, वो भी हमें मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिली है। तो इतने सारे जो अंकन हमें देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों, वो सारे अंकन राजमुद्रांक की सहायता से ये बनाते थे। किसकी सहायता से बनाते थे, राजमुद्रांक की सहायता से बनाते थे, है ना। ये राजमुद्रांक रहा, इसकी सहायता से बनाते थे। राजमुद्रांक के साक्ष्य भी हमें मिले हैं, राजमुद्रांक के साक्ष्य राजमुद्रांक हमें मिले हैं। कहां से मिले हैं, हमें एक तो लोथल से मिला है, एक कालीबंगा से मिला है, एक हमें मोहनजोदड़ो से मिला है। ये राजमुद्रांक कहां से मिले हैं, राजमुद्रांक के साक्ष्य मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, राजमुद्रांक के साक्ष्य, ठीक है। राजमुद्रांक के साक्ष्य, राजमुद्रांक के साक्ष्य लोथल, मोहनजोदड़ो,
मोहनजोदड़ो, लोथल, मोहनजोदड़ो वे कालीबंगा से मिले हैं, वे कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, ये राजमुद्रांक हमें कहां से मिले हैं प्यारे साथियों? लोथल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं, वे कालीबंगा से मिले हैं, सॉरी मिली लिख दिया मैंने, कालीबंगा से मिले हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्यारे साथियों हमारा ये राजमुद्रांक कहां से मिला है। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर हमें अंकन किस किस का मिलता है ना, अंकन किस किस का मिलता है वो देखें। सॉरी, इसके ऊपर अंकन जो मिलता है साथियों, सॉरी वो अंकन मिलता है मुहरों पर सर्वाधिक अंकन मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का वे दूसरे स्थान पर देख, पहले स्थान पर तो पीपल का, यानी पीपल का सर्वाधिक था, दूसरे स्थान पर यूनिकॉर्न का, है ना। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल का, एक श्रृंगी बैल, है ना, यूनिकॉर्न का था, है ना, यूनिकॉर्न का था। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन पीपल का, वह दूसरे स्थान पर यूनिकॉर्न का अंकन था। एक बात हो गई ये। अब ये मोहर आखिर बनाई किस चीज की जाती थी? तो ये मोहर मिट्टी की बनाई जाती थी, सेल खड़ी की बनाई जाती थी, है ना, सेल खड़ी या स्टेलेटाइट इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, इसको सेल खड़ी को स्टेलेटाइट बोलते हैं। इसके अलावा फेयोन्स की भी बनाई जाती थी। फेयोन्स मैंने आपको जैसा बताया कि क्वार्ट्ज और कांच के चूर्ण का मिश्रण दोनों को मिलाकर फेयोन्स तैयार किया जाता था, जो कि एक चमकदार पत्थर की तरह हो जाता था सूखने के बाद, है ना। तो हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे, मैं पेन बदल लेता हूँ, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मोहरों का निर्माण सेल खड़ी को स्टेलेटाइट बोलते हैं, स्टेलेटाइट, है ना, स्टेलेटाइट, सेल खड़ी, फेयोन्स, है ना, पत्थर में क्या क्या आते हैं? जैसे गोमेद है, है ना, गोमेद, चर्ट आदि, है ना, गोमेद, चर्ट, ये पत्थरों के नाम हैं। मोहरों का निर्माण सेल खड़ी, फेयोन्स, पत्थर, वे धातु से किया जाता था, ठीक है, धातु से किया जाता था। ठीक है प्यारे साथियों, इस प्रकार से जो है हमें मोहरों का निर्माण जो है सेल खड़ी है, फेयोन्स है, पत्थर है और कुछ धातु से भी किया जाता था। ठीक है, तो धातु से जो किया जाता था प्यारे साथियों, उसमें सर्वाधिक जो धातु का प्रयोग किया गया था वो चांदी व तांबा धातु का प्रयोग किया गया था, है ना। ठीक है, तो धातुओं में सर्वाधिक प्रयोग चांदी व तांबा धातु का मुहर बनाने में हुआ। ठीक है साथियों, मतलब धातुओं में जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ वो चांदी व तांबा धातु का जो है सर्वाधिक प्रयोग हुआ था मुहर बनाने में। ठीक है, और इनमें भी हम बात करें चांदी धातु की जो मुहर मिली है, चांदी की मुहर तो हमें मिली है प्यारे साथियों मोहनजोदड़ो से, है ना। चांदी की मुहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक है, चांदी की मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। जबकि तांबा की जो मोहर मिली है साथियों वो मिली है हमें लोथल और देसलपुर से, है ना। लोथल
व देसलपुर से मिली है। लोथल व देसलपुर से मिली है ना। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि चांदी की मोहर कहां से मिली है या तांबा की मोहर कहां से मिली है, तो लोथल और देसलपुर जो है आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा प्रमुख प्रमुख बातें। हाँ, इसके अलावा एक चीज और आती है कि ये जो मोहरें होती थी वो किस आकृति में बनाई जाती थी, तो लगभग सभी मोहरें चौकोर बनाई जाती थी। चौकोर में भी सर्वाधिक मोहरें जो हैं वो वर्गाकार मिली हैं। ठीक है, वर्गाकार। तो देखो चौकोर में कौन कौन सी चीजें आती हैं, वर्ग भी आता है, आयत भी आता है ना, चतुर्भुज भी आता है ना। तो इन सब आकृतियों में देखो लगभग सभी मोहरें चौकोर थी। चौकोर में भी सर्वाधिक मोहरें वर्गाकार थी, है ना, यानी कि जिसकी चारों भुजाएं समान आकृति की हो, समान लंबाई की हो, है ना। तो इस प्रकार से मैं ये बात भी यहां पे लिखना चाहूंगा, मोहरें लगभग चौकोर बनाई जाती थी। लगभग सभी मोहरें, यहां पे सभी लिख लेना, सभी मोहरें लगभग चौकोर, सभी मोहरें लगभग चौकोर बनी थी, चौकोर बनी थी। चौकोर में भी, चौकोर में भी सर्वाधिक, चौकोर में भी सर्वाधिक वर्गाकार थी। चौकोर में भी सर्वाधिक वर्गाकार थी। ठीक है, चौकोर में भी सर्वाधिक वर्गाकार थी। कुछ मोहरें गोलाकार व बेलनाकार भी मिली हैं, है ना। कुछ मोहरें गोलाकार व गोलाकार व बेलनाकार भी मिली हैं, बेलनाकार भी मिली हैं। कुछ मोहरें जो हैं गोलाकार व बेलनाकार भी मिली हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इसके अलावा हम बात करें तो हमें हड़प्पा से एक यूनिकॉर्न मोहर मिली है। यूनिकॉर्न मोहर, है ना। इस प्रकार की जो मोहर होती है, यानी कि यूनिकॉर्न यानी एक सरंगी बैल की आकृति वाली मोहर, इस प्रकार की मोहर की जो कल्पना है वो प्यारे साथियों हमें जो है ईरानी और यूनानी साहित्य में देखने को मिलती है ना। ईरानी और यूनानी साहित्य में देखने को मिलती है। और इस पे विद्वान थोड़े से क्या है कि कम विश्वास प्रकट करते हैं कि एक सरंगी बैल कैसे रहा होगा, है ना, क्योंकि आज तक हमने एक सींग वाला बैल नहीं देखा। लेकिन हम जो देखते हैं प्यारे साथियों, आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखना, मैंने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी, उसमें मैंने देखा कि वो जो एक सरंगी बैल दिखाया गया है उसमें वो कुछ इस प्रकार से दिखाया गया है कि जैसे उस सिर पे बैल के सिर पे जो सींग होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं ना। अब यदि इसको फ्रंट सामने से देखोगे तो दो दिख रहे हैं, लेकिन इसके ठीक 90 डिग्री पे, 180 डिग्री पे देखोगे, यानी कि यहां से जैसे ये एक साथ हो गए, अब इसके सामने से देखोगे तो दो दिख रहे हैं, या मैं देख रहा हूं तो मैं भी दो देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं तो दो देख रहे होंगे। लेकिन यहां से यदि देखें, जैसे अब आप देख रहे होंगे तो अब आपको एक ही पेन दिखाई दे रहा होगा ना। तो इस प्रकार से ये एक सरंगी हो गया एक तरीके से ना, एक ही पेन दिख रहा है। यदि ऐसे देखेंगे तो ये दो हो जाएंगे, है ना। तो उसमें देखने का इनका जो तजुर्बा था वो कुछ इस प्रकार से था, इसलिए वो एक ही दिख रहा है ना। उस फिल्म में देखोगे ना तो वो इसी प्रकार से सींगों को दिखाया गया है, तो एक ही सींग दिख रहा है ना। तो हम फिर भी क्योंकि हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि मोहनजोदड़ो से एक यूनिकॉर्न मोहर मिली है, यूनिकॉर्न मोहर मिली है। ठीक है, हाँ, मोहनजोदड़ो से एक यूनिकॉर्न मोहर मिली है। और इस प्रकार की जो मोहर है उसको रोमन और यूनानी साहित्य में जो है इसका उल्लेख मिलता है ना। इस प्रकार की मोहर का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूं, इस प्रकार की मोहर का उल्लेख
इस प्रकार की मोहर का उल्लेख रोमन व यूनानी, मैंने शायद पहले कुछ अलग बोला था, आप ये ध्यान रखना, रोमन व यूनानी साहित्य है ये, रोमन व यूनानी साहित्य में, रोमन व यूनानी साहित्य में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, जिस पर विश्वास नहीं किया जाता, जिस पर संदेह रहता है, जिस पर संदेह रहता है ना, जिस पर संदेह रहता है, क्योंकि एक सींग वाला बैल मिलना थोड़ा सा दिक्कत का विषय है ना। तो ये बात हो गई। अब ऐसी ही एक जो है, इस पर हमें कुछ वो भी मिलती है, कुछ चिन्ह जो हैं वो भी मिलते हैं ना। ये जो यूनिकॉर्न प्रकार की मुहर मिली है, इस पर 8 चिन्ह मिलते हैं, और एक यूनिकॉर्न प्रकार की मुहर ही हमें हड़प्पा से भी मिली है, उस पर 13 चिन्ह मिलते हैं। ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। इस मुहर पर 8 चिन्ह मिलते हैं, 8 चिन्ह मिलते हैं, इस मुहर पर 8 चिन्ह मिलते हैं। ठीक है, ऐसी, इसी में मैं लिख दूं, ऐसी ही मुहर हमें हड़प्पा से भी मिलती है, हड़प्पा से भी मिलती है, हड़प्पा से भी मिलती है, जिस पर 13 चिन्ह अंकित हैं, जिस पर 13 चिन्ह अंकित हैं, जिस पर 13 चिन्ह अंकित हैं। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों, मुहरों के बारे में हमने काफी डिटेल से बात की है। और अभी हम देखते हैं कि कौन से प्रकार की मुहर जो है कहां से मिली है ना। देखो, सर्वाधिक जो मोहरें हमें मिली है ना, हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक मोहरें वो हमें मिली हैं मोहनजोदड़ो से, उसके बाद सर्वाधिक मोहरें मिली हैं हड़प्पा से, फिर अन्य स्थलों से मिली हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जितनी भी मोहरें थी, उन समग्र मोहरों का 68% मोहर तो हमें अकेले मोहनजोदड़ो से देखने को मिलती है। उसके अलावा 19% मोहर जो है वो हमें हड़प्पा से देखने को मिलती है, और अन्य जो शेष बची लगभग 13% वो अन्य स्थलों से देखने को मिलती है। तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे कुल मोहरों का, हड़प्पा सभ्यता की कुल मोहरों का, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हड़प्पा सभ्यता की कुल मोहरों का, हड़प्पा सभ्यता की कुल मोहरों का 68% मोहर तो कहां से मिली हैं? 68% मोहर ये तो मिली हैं विद्यार्थियों मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, 68% मोहर तो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। 19% जो मोहर मिली है, 19% मोहर ये मिली है हड़प्पा से मिली है। कहां से? हड़प्पा से। ठीक है, और शेष कितनी बची? 19 और 68 87% ना, 13% बची। 13% जो है, 13% मोहरें अन्य स्थलों से, है ना, अन्य स्थलों से मिली है। ठीक है साथियों, अन्य स्थलों से मिली है। ऐसा आंकड़ा आज तक पूछा नहीं गया है। नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, वैसे आरपीएससी का भरोसा भी नहीं है, क्या पता स्कूल वाक्यतम पूछ ले, इसलिए आप जरूर याद रखें। बाकी चांसेस कम हैं, फिर भी याद जरूर रखना है। ठीक है, कम से कम इतना जरूर याद रखना है कि सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से मिली हैं, सॉरी मोहनजोदड़ो से मिली हैं। ये बात जरूर ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मोहरें हड़प्पा से मिली हैं या लोथल से मिली हैं या धोलावीरा से मिली हैं, तो वहां पर फिर आप जो फंस जाओगे। यदि मोहनजोदड़ो याद है तो आपको जो है
आपका सवाल सही हो जाएगा। संख्या परसेंट याद रहे नहीं रहे मायने नहीं रखता, ये क्रम जरूर याद रखना, मोहनजोदड़ो हड़प्पा, इतना तो जरूर याद रखना, ठीक है। अब हम आते हैं अगली स्लाइड पे, आप इसको मिटाइए, आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं। और अब हम देखते हैं कि कहां कहां से और किस किस प्रकार की मोहरें मिली हैं, और उसके बाद हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप इसको उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मोहर वाले टॉपिक में किसी भी प्रकार से आपको पुस्तक तो किसी भी टॉपिक में देखने का अवस्था नहीं है, लेकिन इतना डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है कि आपको इतना मैटर याद करने में भी है ना आपके पसीने छूट जाएंगे। अच्छे अच्छे जो धुरंधर पढ़ने वाले हैं ना, उनको भी ये मैटर याद करने के लिए कम से कम 6-7 बार अपने रजिस्टरों का रिवीजन मारना पड़ेगा, तब जाके ये मैटर याद हो पाएगा। और जब तक आप 6-7 बार रिवीजन नहीं मारोगे ना, तब तक मैटर याद नहीं होगा, और मैटर याद नहीं होगा तो आप इसी में से सवाल गलत करके आओगे, और फिर कहोगे सर ये तो हमको आता था लेकिन सर गलत हो गया, क्या करें। अरे वो आता नहीं था, हमने पढ़ा जरूर था, पर 1 या 2 बार पढ़ा था तो हल्का फुल्का याद था, धुंधला सा याद था। अब धुंधला याद होने पे वहां पे आता नहीं है, वहां पे तो एग्जाम का प्रेशर और रहता है, जो थोड़ा बहुत याद रहता है वो भी भूल जाते हैं। तो 1-2 बार पढ़े हुए में तो काम चलेगा ही नहीं, 3 बार में नहीं चलेगा, कम से कम 5 बार तो कम से कम चाहिए, और 7 से 8 बार पढ़ दिया ना तो अच्छे से काम हो जाएगा। इन्हीं नोट्सों को 7 से 8 बार पढ़ दिया ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अच्छे से काम हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ आप नोट्स ही पढ़ना, पुस्तकों में मत फंसना, ठीक है। अब देखिए हमें कहाँ कहाँ से किस प्रकार की मोहरें मिली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, जैसे हम बात करें जो है वृषभ के अंकन वाली बेलनाकार मोहरें, है ना। वृषभ के ये वे वकील है, वृषभ यानी बैल, बैल या सांड हम लिख सकते हैं, सांड के अंकन वाली बेलनाकार मोहर, है ना। वृषभ के अंकन वाली बेलनाकार मोहर कहां से मिली है? तो ये मिली है प्यारे साथियों हमें एक तो मोहनजोदाड़ो से और एक कालीबंगा से, है ना। 2 स्थल है इसमें, है ना। तो कौन से हैं? मोहनजोदड़ो व कालीबंगा, मोहनजोदड़ो व कालीबंगा, ठीक है। आप विशेष रूप से याद रखें, एक बात हो गई ये। दूसरी बात आपको याद रखनी है विद्यार्थियों, वो ये है कि ये वृषभ है ना, वृषभ है ये, वैसे आपको ध्यान हो ही जाएगा इसके हिसाब से। एक हमको यहाँ से मिलती है नरसिंह के अंकन वाली मोहर, है ना, ये मोहनजोदड़ो से मिलती है नरसिंह, है ना। नरसिंह आपको पता ही होगा, जब भक्त प्रहलाद जो था, है ना, हिरण्यकश्यप के पुत्र जो थे, हिरण्यकश्यप का पुत्र था भक्त प्रहलाद, उसको उसकी रक्षा के लिए जो है नरसिंह रूप धारण किया था विष्णु ने। विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है नरसिंह अवतार, ठीक है। तो नरसिंह का अंकन वाली मोहर, है ना, ये कहां से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये भी मैं पहले मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों को लिख रहा हूं, है ना, मोहनजोदड़ो, ताकि आपको क्या है याद रखने में जो है थोड़ी सहूलियत रहेगी। मोहनजोदड़ो, यदि हम बेतरतीब ढंग से लिखते हैं ना तो ये चीजें भी याद रखने में दिक्कतें आती हैं। लेकिन मोहनजोदड़ो से जो मोहरें मिली हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मोहनजोदड़ो के साथ में जो जो स्थल अन्य और हैं वो भी मैं साथ में लिखूंगा, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा मामला, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मोहर भी यहाँ से मिली है ना। कौन सी? पशुपति शिव वाली मोहर, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से मिली है? ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, एक ये बात हो गई, ठीक है। इसके अलावा एक नाव के अंकन वाली मोहर भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है, साथ में लोथल से भी मिली है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं नाव का अंकन वाली मोहर, नाव का अंकन वाली मोहर, ये हमें कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो और लोथल से मिली है। नाव का अंकन वाली मोहर मोहनजोदड़ो
मोहनजोदड़ो व लोथल से मिली है। ठीक है, नाव का अंकन वाली मुहर मोहनजोदड़ो व लोथल से मिली है। इसके अलावा जब हम बात करें प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा जो हमें मोहरें मिली हैं वो हमें 3 घड़ियाल व एक मछली वाली मोहर चनूदड़ो से मिली है ना। गरुड़ और 2 सांप वाली जो मोहर है वो हमें हड़प्पा से मिली है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, 3 घड़ियाल, 3 घड़ियाल, सॉरी अभी हम निकल गया माइंड से, एक गरुड़ व 2 सांप वाली मोहर जो हमें जो मिली है वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है ना। एक सॉरी गरुड़ व 2 सर्प, गरुड़ व 2 सर्प का अंकन वाली मुहर है ना, अंकन वाली मुहर ये कहां से मिली है, ये मिली है हमें गरुड़ व 2 सर्प का अंकन वाली मुहर हड़प्पा से मिली है ना, हड़प्पा से मिली है ना, हड़प्पा से। ठीक है, इसके अलावा बीज बोने का यंत्र वाली जो मुहर मिली है वो हमें लोथल से मिली है ना, बीज बोने का यंत्र वाली मुहर लोथल से मिली है। ठीक है, कहां से मिली है, बीज बोने का बीज बोने के यंत्र का अंकन वाली मुहर, बीज बोने के यंत्र का अंकन वाली मुहर जो मिली है साथियों, बीज बोने के यंत्र का अंकन वाली मुहर हमें लोथल से मिली है। कहां से मिली है, लोथल से मिली है ना, लोथल से मिली है। ठीक है, तो ये हमारी प्रमुख मोहर थी। ठीक है, प्रमुख मोहर थी। ठीक है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। और एक मोहर का नाम और हम लिखेंगे यहां से, वो है कि 3 घड़ियाल व 2 मछलियां। हाँ, 3 घड़ियाल व 2 मछलियों के अंकन वाली मुहर, ये कहां से मिली है, चनहूदड़ो से मिली है। कहां से, चनहूदड़ो से मिली है, चनहूदड़ो ना। तो प्यारे साथियों, ये कुछ मोहरें थी जो विभिन्न आकृतियों वाली मोहरें थी, वो मैंने आपको लिखाई। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, कई बार यहां से सवाल बनता है, अच्छी एग्जामों में बनता है, नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जैसी एग्जामों में अक्सर यहाँ से बहुत अच्छा सवाल बनाया जाता है ना। तो फर्स्ट ग्रेड में तो आपका सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, आपको खुद विश्वास हो रहा होगा कि इतना डिटेल से जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या ही सवाल बाहर जाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक फैक्ट और बताऊं, गाय है, घोड़ा है, ऊंट है और सिंह है, ये 4 पशुओं का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर नहीं था। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, नोट डाल के आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूं नोट डाल के मैं लिखना चाहूँ कि क्या लिख सकते हैं हम। एक तो लिखेंगे हम शेर या सिंह, शेर है, एक ऊंट है, एक गाय है और वह घोड़ा है। घोड़ा का अंकन तो वैसे कल आप पे हुआ ही नहीं है इनके यहाँ पे, है ना, घोड़ा का अंकन नहीं हुआ है। साक्ष्य मिले हैं घोड़े के लेकिन अंकन नहीं हुआ है। गाय के साक्ष्य नहीं मिले, अंकन हुआ है ना। शेर, ऊंट, गाय व घोड़ा का अंकन किसी भी मुहर पर नहीं हुआ है, किसी भी मुहर पर नहीं हुआ है, किसी भी मुहर पर
नहीं हुआ है। ठीक है प्यारे साथियों, तो विशेष रूप से आप ध्यान रखना ये वाली बात, मैं बोर्ड पे जो लिख दिया हूं ना वो एक एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, विशेष रूप से ध्यान रखना। और आप जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तब आपको ये याद आएगा कि वास्तव में ये चीज कितनी महत्वपूर्ण है ना। तो आप इसको अच्छे से तैयार करें। मैं हट जाता हूं, आप इसको उतारें और अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसकी कला की अगली क्लास और होगी। एक क्लास में तो अभी भी हमारा जो है लिपि बच रही है, मणके बच रहे हैं और बांट वगैरह बच रहे हैं, तो उसको हम शायद अगली क्लास में पूरा कर देंगे। तब तक आप इसको है जो अच्छे से कीजिए। और कैसा लग रहा है कंटेंट और कैसा लग रहा है आपको ये हमारा टीचिंग मेथड, क्या आप इसमें और ऐड करना चाहते हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। उन चीज़ों को भी मैं ऐड करूंगा। किसी का आप मैसेज आया था कि सर कुछ शायरी वगैरह भी यहाँ पे आप है जो शायरी या कविता की लाइनें भी है जो आप बोल के सुनाया करो, ताकि क्लास थोड़ी और रोचक हो जाए, है ना। देखिए साथियों, मेरा जो है मैं खुद कवि हूँ, कविताएं लिखता हूँ, मैं कभी सुनाऊंगा मौका मिलेगा तो। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी क्या है कि एग्जाम को लेकर ही है, कि क्योंकि सिलेबस अपना पूरा का पूरा पड़ा हुआ है अभी और हमें 500 से 700 क्लासें रिकॉर्ड करनी है। तो मैं टू द पॉइंट ही चल रहा हूं ताकि आपका समय का नुकसान ना हो। और मनोरंजन करने के लिए तो पूरा यूट्यूब पड़ा है और 1 घंटे की तो क्लास लेते हैं हम। 1 घंटे में भी यदि हमको बीच में मनोरंजन चाहिए तो हम, इसका मतलब ये है कि हम सीरियस होकर पढ़ाई नहीं कर रहे। जो सीरियस बंदा है ना उसको मनोरंजन की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए मैं बीच में है जो किसी प्रकार का मनोरंजन नहीं करता। मैं ये मान के चल रहा हूं यदि मुझे 10 बच्चे भी ढंग के मिल गए और उन्होंने मेरे पे विश्वास कर लिया तो उनका सिलेक्शन श्योर होगा। और वो 10 बच्चे ही बस मैं तो रिजल्ट चाहता हूँ, मैं तो रिजल्ट का भूखा हूँ। यदि मुझे पैसे वगैरह की भूख होती तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बड़े हैं, PhD होल्डर हूँ, ऐसे तो है नहीं कि कहीं से उठ के आ गया। 2 पुस्तकें लिखी है तो मार्केटिंग तो मेरी खूब है। ठीक है, तो चलो ठीक है, जो भी है आप कमेंट जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।